श्वसन तंत्र, ठीक है। देखो श्वसन में बताया था कि दो प्रकार का हमारा श्वसन होता है। कितना होता है? दो प्रकार से हम लोग श्वसन करते हैं। समझो एक चीज, एक होता है आंतरिक, क्या होता है? ये लिख क्या रहे हैं? बाह्य, ठीक है। एक बाह्य श्वसन होता है और एक आंतरिक होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आंतरिक शोषण और बाह्य शोषण, ठीक है। बाह्य शोषण के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए हैं पिछले क्लास में। देखो एक होता है ऑक्सी शोषण, एक होता है डीऑक्सी शोषण। ये सब भी तुम लोग को डिस्कस करके बताए हुए ऑलरेडी कि अगर ऑक्सीजन के उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, सांस हम लोग ले रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सी शोषण कहते हैं। और जहां पे ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होता है उसको हम लोग डीऑक्सी, मतलब इन द अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, गॉट इट। जहां पे ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होती है वहां पे डीऑक्सी शोषण होता है, और जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है वहां पे ऑक्सी शोषण होता है। कहीं को दिक्कत है? जब हम स्वतंत्र तंत्र में पढ़ रहे थे तो तुमको बताया था कि हमारे अंदर दो प्रकार का सांस प्रक्रिया चलता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है बाह्य शोषण और एक होता है आंतरिक शोषण। समझ में आ रहा है? तो बाह्य शोषण के बारे में तुमको कंप्लीट पढ़ा दिए थे कि बाह्य शोषण का जो शुरुआत होता है वो कहां से होता है? नासा छिद्र से होता है, फिर नासा का पार्ट पे जाता है, फिर कहां आता है? नहीं, फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकी, ब्रोंकोलियस और एल्वियोली, ठीक है। वो जो एल्वियोली होता है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स मतलब समझ रहा ना? फेफड़ा। क्या होता है? लंग्स का मतलब फेफड़ा। वो जो फेफड़ा के अंदर एल्वियोली होता है, जिसमें उसको हिंदी में वायु कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक। समझ में आ रहा है? उसी वायु कोष्ठक में ब्लड आके रहता है बैठा हुआ। क्या रहता है? ब्लड, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं? सांस लेते हैं तो उसमें से 78% नाइट्रोजन, बताए कि नहीं बताए? अगर बताए हैं तो बताओ ऑक्सीजन कितना परसेंट रहता है? 21%, ठीक है। ऑक्सीजन तो हम 21% लेते हैं, लेकिन छोड़ते कितने परसेंट है? 17%। इसका मतलब तुम्हारे पास ये सब बात पहुंचा हुआ है ना। अब देखो, जब ऑक्सीजन को हम सांस लेके जब अंदर बहुत प्रकार का गैस फेफड़ा में करते हैं, फेफड़ा का काम क्या पता है? टंकी का काम है कि हवा को स्टोर करना। क्या करना? स्टोर करना। अब वहां जो एल्वियोली रहता है ना, उसमें जो खून लगा हुआ रहता है ना, उस खून में रहता है हीमोग्लोबिन। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पहचानना। क्या करना? ऑक्सीजन को पहचानना। समझ में आ रहा है? वो ऑक्सीजन को पहचानता है। 78% में से 21%, जो 78% टोटल 100% रहता है ना, उसमें से 78% क्या था? नाइट्रोजन, 21% रहता है ऑक्सीजन, सब ना। 100 में से 21% को वो अपना खींच लेता है। क्या करता है? 21% को, यानी ऑक्सीजन को खींचता है कौन? हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है? अब वो हीमोग्लोबिन जैसे ब्लड में आता है तो ब्लड कहलाता है शुद्ध ब्लड। क्या कहता है? शुद्ध ब्लड। समझ में आ रहा है? आज जब वो ब्लड अपना ऑक्सीजन को लेके पहुंच जाता है कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, सेल के पास पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है ना। तो वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वापस आता है लंग्स में, और वहीं पे बैठा रहता है हीमोग्लोबिन। और जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है? वहां पे हीमोग्लोबिन वहां छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। ये प्रक्रिया जब से तुम पैदा हुआ है और जब तक तुम नहीं मरेगा तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगा तुम्हारे बॉडी में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब ब्लड सर्कुलेशन भी इसी का काम है। इसके बाद का चैप्टर ब्लड सर्कुलेशन ही है, तो तुमको वहां ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तुमको नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकोलियस और एल्वियोली, इस सब में कहीं कोई समस्या है? नहीं समस्या है। वो घटना तुमको बाह्य के बारे में जितना पढ़ाए थे, बाय तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सवाल बनने का अब जो ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है वो होता है आंतरिक शोषण से। क्या होता है? आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण होता कहाँ है? तो आंतरिक शोषण हमारे सेल के अंदर होता है। क्या होता है? सेल के अंदर। हमारा जो एड़ी है ना, हमारा जो चोटी है, एड़ी से लेके चोटी तक, कहां से लेकर कहां तक? कहां से कहां तक? एड़ी से लेके चोटी तक सब सेल से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सब। अब हर एक सेल जो है ना अपना एनर्जी खुद बनाता है। क्या करता है? खुद। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंट है, मतलब खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब है कि जब सेल ऊर्जा बनाएगा, समझ में आ रहा है, तो उसको ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। और ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, इसका मतलब है कि सेल तो एड़ी में भी है और चोटी में है, तो ऑक्सीजन तो अब हमको हर जगह सप्लाई करना चाहिए। लेकिन हम ऑक्सीजन लेते कहाँ है? सिर्फ केवल लंग्स में, यही ना स्टोर होता है। तब यहाँ से पता चलता है कि परिसंचरण का जो काम होता है, जो पूरा बॉडी में घूमता है, वो है ब्लड। क्या है? ब्लड। इसीलिए ऑक्सीजन को ब्लड में मिला दिया जाता है। ब्लड यहाँ से बोलता है हार्ट चचा को कि मारिए जोर से धक्का हमको, ताकि हम सब जगह पहुंच जाएं। समझ में आ रहा है ना? तो बस हार्ट मारता है 120 के स्पीड से। क्या मारता है? 120 के स्पीड से। बस ब्लड एकदम तुरंत फैल जाता है पूरा शरीर में। समझ में आया? और जहां जहां सेल है सब जगह वो क्या करता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है और वापस 80 के स्पीड में आता है। कहां पे? हमारा शरीर में। देखो 120 के स्पीड में फैलता है और वापस
आता है कितना की स्पीड में, 80 के स्पीड में। इसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। 120/80, समझ में? ये जो ब्लड प्रेशर है ना, ये ब्लड प्रेशर 24/7 हमारे शरीर में चलते रहता है, कभी थोड़ा कम कभी बेसी। किसी का बीपी हाई, कभी किसी का बीपी लो होता है तो चक्कर उकर आता है। जब ये सर्कुलेशन चलते रहता है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन से हमारा बॉडी में उष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होता है, समझ में आ रहा? अगर हमको बहुत ठंडा लग रहा है तो हम हाथ को एकदम दोनों ऐसे करके रखेंगे तो हाथ गर्म होगा, कि ऐसे से रब करेंगे तो गर्म होगा? ये बताओ। हाँ, क्यों? रब करने से संचरण स्पीड होता है और यहाँ उष्मा का उत्पन्न होता है, जिस कारण हम लोग ठंडा में कुछ भी ऐसे करते हैं तो फिर हम लोग हाथ को ऐसे से हिलाने लगते हैं, समझ में आ रहा? ये सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता है, जिस कारण हमारा बॉडी में क्या होता है? तापमान रहता है। कितना डिग्री? 37 डिग्री। किस कारण? तो ब्लड का लगातार सर्कुलेशन के कारण, समझ में आया? अगर इंसान जिंदा है तो उसका ब्लड जो शरीर का टेम्परेचर है उस सामान्य कितना रहेगा? 37 डिग्री। आप केल्विन में बात, फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? ये क्या उसका नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन अगर वही इंसान मर गया, इन मरने के सेंस में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन तो बहुत स्पीड हो जाता होगा, होता है ना? नहीं, देखो कहता हूँ। हाँ ठीक, वेरी गुड बजरंगी, ऐसे एकदम कंसंट्रेट रहेगा, तभी तुम ही लोग का बेड़ा पार होना है। तो जब इंसान जब मरता है तो ब्लड सर्कुलेशन तो जीरो हो जाता है। जब जीरो होगा तो क्या उष्मा बनेगा? हाँ, तो अब तक इसीलिए ना बॉडिया गर्म हो जाता है। इंसान जब मरता है तो ठंडा होता है। हाँ, अब तुम लोग कौवा उड़ मैना उड़ पर तनी फोकस कर रहा है। वेरी गुड। जब इंसान जब मर जाता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, जिस कारण बॉडी एकदम ठंडा पड़ जाता है, समझ में आ रहा है? ये सब घटना तो तुम लोग को ऐसे भी ब्रीफ में पहले भी बताए हुए थे। हम अब बात करेंगे किसके ऊपर? आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या करता है? हमारा एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है, जिस कारण उसमें भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। उसे ही हम आंतरिक शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण कहाँ होता है? सेल के अंदर। कहाँ होता है? सेल के अंदर। समझो, देखो सेल क्या होता है? कोशिका पढ़ा है ना तुम लोग? आप सेल बोलेंगे तो कंफ्यूज जाना है। सेल इंग्लिश वर्ड है, तुमको तो दिक्कत नहीं ना होगा। सीबीएसई ध्यान दो इधर। ये है सेल। अब सेल के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस, है ना? तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? सेल का ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ये जो हम गोल घेरा बनाए हैं ना, ये है तुम्हारा मेम्ब्रेन। क्या है? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली होता है। क्या होता है? झिल्ली होता है। आगे बताओ नहीं, ये क्या है? मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं बेसिकली। ये जो मेम्ब्रेन है ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। क्या होता है? प्रोटीन का। ये अर्धपरागम्य होता है। क्या होता है? अर्धपरागम्य। अर्धपरागम्य का मतलब होता है, एग्जाम्पल लो चलनी का। क्या लो? चलनी का। उसमें आटा डालो, आटे को ऐसे से चाल दो, है ना? तो आटा गिर जाएगा और चोकर ऊपर में रह जाएगा। मतलब जो यूज का चीज है वो नीचे चल जाता है और जो गंदगी है ऊपर में छका जाता है ना जी। हाँ, तो यही होता है अर्धपरागम। इसमें जो जरूरत का चीज है वो एंट्री मार लेगा और जो जरूरत का चीज नहीं है वो एंट्री नहीं मारेगा। जो इसका जरूरत का चीज है वो बाहर भी चल जाएगा और जो जरूरत का चीज नहीं वो बाहर भी नहीं जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो ये है हमारा सेल। और सेल के अंदर ही पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, सब कुछ इसके अंदर पाया जाता है। सेल के अंदर ही पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अभी हमारा फोकस केवल और केवल कहाँ रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया पर रहेगा, क्योंकि तुमको हम सेंट्रोसोम का भी काम बता दिए हैं और गोल्जी बॉडी का भी काम बता दिए हैं, लाइसोसोम का भी काम बता दिए हैं कि वो सुसाइड बम्बर होता है। क्या होता है? सुसाइड बम्बर। वो अपना थैली फाड़ेगा तो पूरा कोशिका को मार देगा। उसके अंदर वैसा लिक्विड पाया जाता है। पाकिस्तानी है वो, आतंकवादी है, कहाँ घुसल रहता है? सेल के अंदर। हमारे सेल के अंदर भी वो अलकायदा है कि नहीं है? उसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। समझ में? अब देखो इसके अंदर तुमको पढ़ाए थे कि ऐसे ऐसे करके लिक्विड रहता है। क्या होता है? लिक्विड रहता है। समझ में? हम जो खाना खाते हैं इस चैप्टर, देखो श्वसन से पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे ना, तो तुमको बताया था कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे तो खाना जितना भी हमारा पचता है वो छोटी हाथ में पच जाता है कंप्लीटली। और छोटी हाथ का भी इलियम वाला पार्ट में। कौन सा पार्ट में? इलियम वाला। इलियम में ही रहता है कौन अवेलेबल? विली। क्या रहता है? विली रहता है ना। और वो विली क्या करता है? जितना भी हमारा मिनरल्स होता है सबको एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजता है? लीवर में। और लीवर में जैसे मिलता है तो लीवर से ब्लड उसको लेता है और सारे सेल तक पहुंचा देता है। क्या करता है? सारे सेल तक। तो वही वाला चीज भाई यहाँ पे आके स्टोर रहता है। समझ में आ रहा है? और जब वो इसमें स्टोर आता है तो यहाँ पे ग्लाइकोसिस होता है। क्या होता है? ग्लाइकोसिस होता है। ग्लाइकोसिस लिखते हैं यहाँ पे, ग्लाइकोसिस। ये ग्लाइकोसिस जब होता है तो समझो हमारे पास यहाँ 4 एटीपी का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? 4 एटीपी का निर्माण। समझो 4 ATP। समझ में आ रहा है? 4 ATP किसके अंदर रहता है? कोशिका द्रव के अंदर। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया इन नहीं किए हैं। और जब ग्लाइकोसिस का प्रक्रिया होता है ना, इससे पायरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है? पायरुविक एसिड। और कितना पायरुविक एसिड? 2 पायरुविक एसिड बनता है। समझो मेरी बात समझो। ये
जहाँ यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, मेरी बात सुनो, हम जो खाना खाते हैं ना वो ग्लूकोज ही होता है, लेकिन वो हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग ग्लूकोज नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे चायपत्ती होता है, चीनी होता है, दूध होता है, पानी होता है, सबको खौलाता है, चाय बनता है ना। कि तुमको चाय पीने का मन करेगा तो इधर से चायपत्ती फाँक लेगा, टेंशन चीनी ठूस लेगा और घटघटा पानी पी हौला देगा और गर्म दूध करके डाल देगा अंदर में, तो पेट में चाय बन जाएगा। यही करता है नहीं ना, उसको प्रॉपर तरीके से बनाता है ना। तो हमारे शरीर में भी जो हम खाना खाते हैं देखो वो भी ग्लूकोज ही होता है, लेकिन वो ग्लूकोज एटीपी में 4 एटीपी में टूटता है और वहां पे जाके कहां पे कोशिका द्रव में जाके ग्लाइकोसिस होता है। क्या होता है? ग्लाइकोसिस। इससे 2 एटीपी निकलता है। कितना एटीपी? 2। ये 2 एटीपी जब निकलता है ग्लाइकोसिस होने के बाद वो 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कितना होता है? 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये 2 पायरुविक एसिड कहां पहुंच जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये कन्वर्ट हुआ मतलब इसका छकनी से आप छान दिया, चाय खोल गया, अब छकनी से छान के पियारी में डालेगा। समझ में आ रहा है? चाय खोल गया कहां पे? कोशिका द्रव में। ये घटना कहां हो रहा है? ग्लाइकोसिस कहां होता है? कोशिका द्रव में। ग्लाइकोसिस के बाद यहां पे कितना एटीपी बचता है? 2 एटीपी। ठीक है, तो तुमसे सवाल पूछेगा कोशिका द्रव में, क्या पूछेगा सवाल? सुनो मेरी बात। कोशिका द्रव में ग्लाइकोसिस प्रक्रिया के बाद कितने एटीपी का लाभ होता है? क्या बोलेंगे? 2 एटीपी का लाभ होता है। सर ये लाभ कैसे हो गया? तो घर से जाओ तुम मार्केट, मम्मी दी 500 का लिस्ट, उसमें तो तुम 450 का काम किया, 50 टका बचा दिया, वो 50 टका का क्या हो गया? लाभ हो गया। यहाँ 4 एटीपी मिला था ग्लाइकोसिस करने का, यूज कितना हुआ? 2 एटीपी। लाभ कितना हो गया? 2 एटीपी का। तो सवाल को समझना, समझ में आ रहा है? पूछेगा कि कोशिका द्रव में ग्लाइकोसिस प्रक्रिया के बाद कितने एटीपी का लाभ होता है, तो क्या बोलेंगे? 2 एटीपी का लाभ होता है। अभी समझ रहे हैं? अब ये यहां से घुस गया कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया एकदम बढ़िया से इंतजार कर रहा है किसका? ब्लड का। किसका इंतजार कर रहा है? ब्लड का, कि ब्लड आएगा, ऑक्सीजन देगा तो हम ऑक्सीजन का यहाँ पे काम शुरुआत करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ब्लड यहाँ पे आता है इधर से O2 को लेके। क्या आता है? O2 को लेके। आई कोशिका द्रव किसको भेजता है? पायरुविक एसिड को। किसको भेजता है? पायरुविक एसिड को। ये पायरुविक एसिड जैसे घुसता है, O2 जैसे घुसता है, यहाँ पे एक चक्र चलता है। क्या चलता है? चक्र चलता है। समझ में आ रहा है? और वो चक्र को सबसे पहले किसने देखा था? तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कौन सा वैज्ञानिक? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने उस चक्र को देखा था, इसीलिए एक चक्र को क्रेब्स चक्र बोला गया है। क्या बोला गया है? क्रेब्स चक्र। क्यों? ये जो क्रेब्स है ये वैज्ञानिक का नाम है। समझ में आ रहा है? और चक्र कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब जब एक क्रेब्स चक्र चलता है किसके द्वारा? एक पायरुविक एसिड घुसता है, O2 के साथ मिलता है, तो एक क्रेब्स चक्र चलता है। तो यहाँ पे कितना पायरुविक एसिड जा रहा है? 2, है ना? तो दोनों जब वहां पे घूम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करता है? क्रेब्स चक्र चलाता है। तो एक क्रेब्स चक्र में ये दोनों मिलके 36 एटीपी का निर्माण करता है। कितना करता है? 36 एटीपी। समझ में आया? कोई दिक्कत है? कितना? एक पायरुविक एसिड 18 एटीपी। कितना एटीपी? एटीपी। तो ये भी कितना करेगा? 18। अरे 18 प्लस करेंगे तो 38 होगा ना? अच्छा 36 होगा। वेरी गुड, एकदम ऐसे एक्टिव रहो। लेकिन तुम नहीं बोलना, कसम खा लो कि हमको नहीं बोलना है। हाँ बोला है मने में। गुड, मने में बोलो, कोई दिक्कत? तुमको कंफर्टेबल लग रहा है ना? वेरी गुड, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहस करने में तो तुम, चलो वेरी गुड। कितना हो गया? 36। कितना क्रेब्स चक्र में? एक क्रेब्स चक्र में 36 एटीपी आ गया, है ना? लेकिन हमारा बॉडी को 36 एटीपी से कोई उपाय होने वाला नहीं है जब तक इसमें कितना 38 एटीपी नहीं हो जाएगा, वो ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर पाएगा। समझ में? 36 एटीपी से इसका पॉसिबल नहीं होता है ग्लूकोज का निर्माण करना। जैसे तुम यहाँ सत्संग हॉल पे जाओ, ठीक है, और यहाँ से देवघर का टिकट कटाओ, ठीक है, टिकट का दाम 10 रुपया, तुम्हारे पास 8 रुपया, क्या तुमको टिकट काउंटर देगा? टिकट नहीं देगा। टिकट समझ में आ रहा है? घुमा देगा वापस। रिचार्ज कराने जाओ 21 रुपया, तुम 20 रुपया लेके जाओ, नहीं करेगा रिचार्ज। 22 लेगा लेकिन 21 नहीं लेगा। समझ में? 20 नहीं लेगा, सॉरी। अब समझो, ये 36 एटीपी जब आता है ना, तो 36 एटीपी का ये यूजलेस होता है। जब तक ये 38 नहीं होगा इसके पास कोई उपाय नहीं है। तब याद आता है कि अरे 2 एटीपी तो यहाँ बचले है। कहाँ पे? कोशिका द्रव में। कहाँ बचा हुआ है? कोशिका द्रव में। बस यही 2 एटीपी का सहारा लेता है तो टोटल हो जाता है 38 एटीपी। कितना होता है? 38। अब ये 38 एटीपी मिल के ना एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या करता है? ग्लूकोज। एक ग्लूकोज जो है ना हमको 8 kg कैलोरी प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? आप समझ में आ रहा है प्रक्रिया कैसे होता है? आंतरिक श्वसन के बाद में, हाँ जी, ग्लूकोज एनर्जी होता है। तब ना तुम कभी क्रिकेट उर्केट खेलते हो, हालांकि तुम्हारा शरीर देख के नहीं लगता कहा तुम क्रिकेट खेलता होगा,
है ना, वॉलीबॉल तुम खेलता होगा, खड़े खड़े जो ऐसे से करता होगा, दौड़ता उड़ता नहीं होगा, वो भी थर्ड कोटा में रहता होगा पीछे वाला। ऐसे समझो, हम समझा रहे हैं। देखो जैसे कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है ना, उसको क्विक एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? क्विक एनर्जी। अब हम लोग सांस लेंगे, ये प्रक्रिया होते रहता है और उसको तुरंत एनर्जी चाहिए, इसलिए उसको तुरंत ग्लूकोज में घुमा देता है। क्या करता है? ग्लूकोन डी पीता है ना बकलवा, हाँ, वो यही सब प्रक्रिया करके दिया हुआ रहता है कि तुम पियो, तुरंत तुमको एकदम क्विक एनर्जी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्विक एनर्जी मिल जाएगा। अब देखो एनर्जी जो हमारे शरीर में मिल रहा है ना, अब तो भाई एक ग्लूकोज इतना कैलोरी दे रहा है, हमारे कैलोरी को दिन भर में सप्लाई करने के लिए कम से कम कितना कैलोरी का जरूरत होता है? अरे हमारे शरीर को दिन भर में कितना कैलोरी का जरूरत होता है? नहीं समझ में आ रहा? एक आम इंसान को 2500 से 3000 कैलोरी का जरूरत होता है। कितना होता है? 2500 से 3000 कैलोरी का जरूरत होता है। तो देखो कि हमारे सेल में लाखों करोड़ों कोशिका है। अब एक कोशिका इतना निर्माण करता है, सोचो कितना कैलोरी का निर्माण हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? बहुत सारा कैलोरी का निर्माण हो जाएगा। अब जब इतना कैलोरी का निर्माण होगा तो तुम हाथी हो जाएगा ताकत के मामले में। लेकिन ये जो कैलोरी होता है ना, हमारा जो आंतरिक बॉडी है, जो हमारा बॉडी का संरचना है, हमारे बॉडी में 24/7 काम करने के लिए बहुत मशीन लगा हुआ है ना। ब्लड सर्कुलेट होता है, हार्ट पंप कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करते रहता है, मतलब बहुत धक धक सीना, लंग्स, सांस उस बहुत सारे पार्ट्स हमारे बॉडी का 24/7 एक्टिव रहता है कि नहीं? किडनी यहाँ ब्लड छानने में लगा हुआ है, हर एक सब अपना अपना डिपार्टमेंट को संभाले हुए हैं। हम लोग जो बाहरी काम करते हैं वो तो 2-4-10% है। क्या है? 10-20% का एनर्जी हम लोग बाहर में खपत करते हैं। अब बाकी 24 घंटा जो एनर्जी हमारा बॉडी को चाहिए वो यही सब पूरा करते रहता है एनर्जी। ठीक है। अब जब हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो हमको ग्लूकोज वगैरह चाहिए कि हमको ग्लूकोज चढ़ा दीजिए एक बोतल। समझ में आया? है ना। अब जब अब कोई बकलोल जैसा इंसान है, वो काम नहीं करेगा, खाएगा, सूतेगा, उसका सब एनर्जी जो बाहरी काम में बिताना था वो स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही स्टोर होगा तो सब चर्बी यहीं पे थम जाएगा। कहाँ पे? लीवर में। क्योंकि फैट का निर्माण होता कहाँ है? ज़्यादातर लीवर में होता है। बस पूरा लीवर को पहले चर्बी ढकेगा, है ना, और धीरे धीरे फैट बढ़ते जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारा तोंद निकलेगा। क्या निकलेगा? तोंद। और तेरा शरीर लगेगा एकदम मलिका शेरावत जैसा देखने में। तोंद निकलने में लगेगा ना। हाँ, देखा कितना भैंस है, बोले न पूरा भैंस सा लगोगे, हंसते हो उसने तरह, सुअर तरह एकदम। देखो एकदम हंसना सुअर की तरह मना है यहाँ पे, भैंस तरह बोलो। ठीक है। देखो अब क्या हो गया? 4.8 कैलोरी का ये हमारा एक क्या हो गया? ऊर्जा हमारे शरीर को मिल गया। ये ऊर्जा बनता कैसे? ये प्रक्रिया समझ में आया है ना। तो आंतरिक श्वसन हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? देखो बाह्य श्वसन जो होता है ना, वो बेसिकली आंतरिक श्वसन को चालू करने के, रेगुलेट करने का ही वो एक चीज है। जैसे जनरेटर चालू करने के लिए हम स्टार्ट मारते हैं कि नहीं मारते हैं? स्टार्ट मार के वो डंटा निकाल लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं जो घुमाता है? हैंडल। वो हैंडल को निकालते हैं कि उसी से घुमाते रहते हैं? नहीं घुमाते हैं, बस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद काम सारा सिस्टम चलते रहता है। वही काम है, ऑक्सीजन यहाँ से लिया और अंदर भेज दिया। अब सारा प्रक्रिया कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। समझ में आया? तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही दिल धड़कता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही तुम्हारा धड़कन चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही तुम सांस लेता है। लेकिन लड़का लड़की इसका अलग एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। तुम दिल की धड़कन में रहती हो तो माइटोकॉन्ड्रिया मरवे करेगा अगर धड़कन में किसी को बसा लिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन धड़कता है? दिल। क्यों? क्योंकि दिल अगर माइटोकॉन्ड्रिया के नहीं धड़केगा, पंप अगर नहीं करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या ऑक्सीजन पहुंचेगा? और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया जिंदा रहेगा? अगर जब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ही नहीं बनाएगा तो क्या तुम जिंदा रहोगे? तो तुम्हारा बॉडी को मेंटेन करने के लिए ही दिल धड़कता है ना। अब दिल तुम दूसरे के धड़काना है तो तुम धड़काते रहो। ये माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक श्वसन समझा। अब ज्यादातर सवाल इसी से पूछेगा। 38 ATP, 36 ATP, पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड कितना बनाता है? 38। फिर देखो प्रक्रिया के शोधन के बाद कितना हमारा लाभ होता है? 2। कौन सा प्रक्रिया होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। ये सब तुम्हारा आंतरिक से सवाल बहुत ज्यादा बनने वाला है। ये आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन आज तुम्हारा फाइनल कंप्लीट। कल से होगा तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम चालू। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो।